दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है। तो भारत के जो मूल संविधान का अंश यानी जब संविधान बना था तब उस टाइम जो है कौन सा आर्टिकल इसमें नहीं है पूछा गया है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 50A और 51A और आर्टिकल 300A, यानी दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और आर्टिकल 300A जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में मौलिक अधिकारों से हटाकर, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 300A में एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाक संशोधन बिल को लंबित रखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। यानी ज्ञानी जैल सिंह पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हैं भारतीय डाकघर संशोधन बिल को ज्ञानी जैल सिंह ने लंबित रखा था। इनका कार्यकाल जो है 1982 से 1987 के बीच था और सन 1986 में संसद द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो है पारित किया गया था। इस विधेयक के कुछ उपबंधों पर प्रेस स्वतंत्रता के विरुद्ध होने के आधार पर प्रेस द्वारा आक्षेप किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसे न तो अनुमति दी और न ही इनकार किया था। यही आपका वीटो पावर है। राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल तब करते हैं जब उस बिल का कोई जवाब नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43A। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आर्टिकल 43A प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है और आर्टिकल 43A को 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और आर्टिकल 43A यह उपबंध करता है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापना या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने आर्टिकल 356 को सुरक्षा कपाट कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो आर्टिकल 356 को सुरक्षा कपाट, ठीक है, तो ये कहा था BR अम्बेडकर ने, यानी सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसको उपाधि दी थी BR अम्बेडकर के द्वारा। आप देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। और आर्टिकल 356 जो है राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात स्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर किसी की राज्य में सांविधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का संबंध जो है संथानम कमेटी रिपोर्ट के आधार पर बना था जो 1962 में लाया गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में संथानम समिति के सुझावों को ध्यान में रखकर लोक सेवकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए तथा सरकार को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के संबंध में परामर्श देने के लिए की गई थी। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। अगर क्वेश्चन यहाँ पे संतानम कमेटी की बात करेगा तो संतानम कमेटी का गठन 1962 में हुआ था और 2 साल के बाद रिपोर्ट देने के बाद जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC की स्थापना होती है।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दों से किसने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म से फलीभूत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिपिन चंद ने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता क्या है? हानिकारक है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता जो है अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MSA राव। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट नामक पुस्तक अतुल कोहली के द्वारा लिखी गई थी। सॉरी, यहाँ पे डी बोला मैंने, MSA राव, तो इसका बी होना चाहिए। ठीक है, अतुल कोहली बी दिया गया है, तो अतुल कोहली मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट जो है अतुल कोहली के द्वारा लिखी गई थी। अगला है हमारा, भारत में विपणन राजतंत्र के उभार पर किसने बल दिया था? तो विपणन राजतंत्र के उभार पर जो बल दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत में विपणन राजतंत्र के उभार पर मॉरिस जोन्स ने बल दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है। तो भारतीय राज्य के स्वरूप को जो वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण जो है किसने माना था? रजनी कोठारी ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रजनी कोठारी ने भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिकथन और कारण से संबंधित, तो उसे देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है, परंतु उसकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है और राजकीय स्तर पर दल या फिर पार्टी व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है क्योंकि दोनों जो है स्टेटमेंट अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है, परंतु उनकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है और राजनीतिक स्तर पर दल व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन से संबंधित। लोक प्रशासन से विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में पूछा गया है, तो कौन कौन से कथन इसमें राइट हैं? तो देख लेते हैं। इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, परिवर्तन यानी चेंजेस के बारे में बात कर रहा है। दूसरा है, सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए, बिल्कुल राइट है, समानता के लिए होना चाहिए। और तीसरा है, निहित स्वार्थों के लिए इसका सर्वनिष्ठ सरोकार होना चाहिए, बिल्कुल जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। भाई देखिए, सिविल सर्विसेज की बात कर रहा है और निहित स्वार्थों की बात कर रहा है, तो सिविल सर्विसेज में निहित स्वार्थों के लिए कहीं भी जगह नहीं है, इसलिए थर्ड इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और अगला है हमारा, इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। तो फोर्थ बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि राजनीतिक रूप से इसे क्या होना चाहिए? तटस्थ होना चाहिए। आप देख सकते हैं विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में सही कथन इस प्रकार हैं, जैसे इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए, यानी परिवर्तन के लिए नए नए इनोवेशन करनी चाहिए, और सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए और इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2। पहला है ध्यान देने का विस्तार। तो ध्यान देने का विस्तार किसका संबंध है? B.A. गेकुनास का। ध्यान देने का विस्तार की बात करते हैं V.A. गेकुनास। और श्रेणी प्रक्रिया हम बहुत बार आपको करा चुके हैं। श्रेणी प्रक्रिया का संबंध मुने और रैली से हो जाएगा। और ह्यूमन रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी यानी मानवीय संबंध सिद्धांत की बात एल्टन मेयो के द्वारा की गई थी। और प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप जो प्रक्रिया दी गई है वो F.W. टेलर के द्वारा दी गई है। तो डी का ये F.W. टेलर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, बिलोवी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी बिलोवी ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में किसे स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो उन्होंने समन्वय कोऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। सामान्य उपरलता प्रशासन, वित्त और वैयक्तिक प्रशासन की बात करते हैं। बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिलोवी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्न बातें शामिल हैं, जैसे सामान्य उपरलता प्रशासन, वित्त और वैयक्तिक प्रशासन। अगला क्वेश्चन हमारा, आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। तो आदेश की एकता का सिद्धांत किससे है? जवाबदेहिता। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। और आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी के आदेश जो है ग्रहण नहीं करेगा, पर्टिकुलर एक व्यक्ति से एक आदेश ग्रहण करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने को कहा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप भ्रम तथा अकुशलता उत्पन्न होती है, और आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं में कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्णय लेने में भागीदारी। निर्णय लेने में भागीदारी की बात टेलर के द्वारा नहीं की गई थी। समय और गति अध्ययन की बात करते हैं, विभेदक उजरती दर व्यवस्था की बात करते हैं, और प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप की बात टेलर के द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, समय तथा गति अध्ययन, विभेदक उजरती दर व्यवस्था और प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप की बात उनके द्वारा की गई है। अगला हमारा, वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेबर की जो आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत था वो विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त बताया था F.W. रिक्स के द्वारा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वेबर की जो आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त बताने वाला विद्वान फ्रेड डब्ल्यू रिक्स थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है। तो भारतीय संसद की जो आश्वासन समिति किसका उपकरण है, वह है वैधानिक नियंत्रण का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संसद की आश्वासन समिति वैधानिक नियंत्रण का उपकरण है, और संसद की आश्वासन समिति दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक होती है। यह समिति मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं आदि की जांच करती है और उनके बारे में प्रतिवेदन देती है। लोकसभा की आश्वासन समिति में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा की आश्वासन समिति में 10 सदस्य होते हैं। अगला है हमारा, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय वैयक्तिक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है। तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार जो है व्यक्तिगत रूप से संगत होता है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हर्बर्ट साइमन का मानना है कि लोगों को भावी घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं हो सकती, इससे वे अपने सीमित ज्ञान के सहारे कम परिपूर्ण निर्णय कर लेते हैं, और ऐसे निर्णय को साइमन ने संतोषजनक निर्णय कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने वाला सर्वाधिक तार्किक मापदंड क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में बार बार पूछा जाता है, लाइन और स्टाफ। तो लाइन और स्टाफ का कार्य पब्लिक एड से संबंधित है। तो लाइन और स्टाफ के कार्य के अंतर जो करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड है वह है कार्यात्मक संबंध, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्राथमिक और संस्थागत क्रियाओं के अंतर के आधार पर अभिकरणों में भी भेद किया जाता है। अभिकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला है सूत्र, दूसरा है स्टाफ। और सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है, तथा स्टाफ अभिकरण विभाग के गृह प्रबंध संबंधी प्रबंधनात्मक कार्य को संपन्न करता है।
अगला है हमारा सी राजगोपालाचारी द्वारा एक अच्छे प्रशासक के 6 मूलभूत अपेक्षाओं की सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो किसे नहीं किया गया, वो है तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता। आचार की बात की गई थी, मामलों को आंकने का सामर्थ्य की बात भी की गई थी और निर्णय लेने में स्थिरता की बात भी की गई थी, लेकिन तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता की बात नहीं की गई थी। आप देख सकते हैं सी राजगोपालाचारी द्वारा एक अच्छे प्रशासक के 6 मूलभूत अपेक्षाओं की सूची में निम्न बातें शामिल हैं। पहला है आचार, ठीक है। दूसरा है मामले को आंकने का सामर्थ्य। तीसरा है निर्णय लेने में स्थिरता। और अथवा विकल्प सी इसमें शामिल नहीं होने के कारण सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। पहले को अभिकथन और दूसरे को तर्क। तो इसे देख लेते हैं। अभिकथन है कि आदेश की इकाई का व्यावहारिक प्रयोग सदैव संभव नहीं होता और कारण है तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य के लिए भिन्न प्रकार का पर्यवेक्षण चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य के लिए भिन्न प्रकार का पर्यवेक्षण होना चाहिए, इसीलिए जो आदेश की इकाई का व्यावहारिक प्रयोग सदैव क्या होता है, संभव नहीं होता है। अगला है हमारा, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आदेश की एकता सिद्धांत को प्रशासन में सार्वदेशिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी जिले के तकनीकी कर्मचारियों को जिलाधीश के आदेश पर आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह एक तकनीकी कर्मचारी है, अतः उसे अपने तकनीकी उच्चाधिकारी से ही निर्देश मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से निम्नलिखित समितियों के गठन का सही क्रम बताइए। तो इसे क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है, यानी सबसे पहले आपकी आ जाएगी बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने त्रिस्तरीय की बात की थी, ठीक है। प्रशासन जो है त्रिस्तरीय की बात करती थी और 1957 में से लाया गया था। उसके बाद आता है आपका अशोक मेहता कमेटी, 1977 में लाई गई थी। और उसके बाद आती है आपका GV के राव समिति जो 1985 में, और LM सिंघवी समिति का संबंध 1986 में है। और इसके बाद एक और कमेटी है अंतिम थुंगन कमेटी, ठीक है, वो 1988 में अंतिम कमेटी है जो पंचायती राज से संबंधित है, और ये सभी कमेटियां पंचायती राज से ही संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है 1968 में जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया, क्योंकि तो निरर्थक होने का कारण क्या था, वो था चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण। क्योंकि लोकसभा की जो समयावधि 5 वर्ष होती है उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई थी, इसीलिए बिल क्या हो गया था, निरर्थक हो गया था। अगला है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत में ओम्बुड्समैन प्रस्ताव यानी लोकपाल का गठन करने से संबंधित प्रस्ताव को 1968 में संसद में प्रस्तावित किया गया और 1969 में लोकसभा द्वारा पारित करने के पश्चात इसे राज्यसभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, मगर इसी भी संसद के भंग होने के कारण इस पर कोई विचार नहीं हो सका। अगला हमारा, निम्नलिखित कमेटियों में से यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, मगर इसी बीच संसद के भंग होने से, ठीक है, संसद यानी पार्लियामेंट कभी भंग नहीं होती है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, लोकसभा के भंग होने से होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकसभा कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं। तो असफल कौन रहे थे, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1956-57। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के दावों की जांच करने के लिए 1957 और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो योजना लाई गई थी वो 1952 में लाई गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसकी जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला है, इसीलिए यह सफल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
आ गया क्वेश्चन सीवीसी से, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से। तो संथानम कमेटी की स्थापना 1962 में हुई थी। उसके 2 वर्ष के बाद जो है आपका सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की जाती है। आप देख सकते हैं 1962 में भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करने और उसके निवारण हेतु सुझाव प्रदान करने के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित नव यथार्थवाद क्या है। तो न्यू रियलिज्म की बात कर रहा है। तो नव यथार्थवाद जो है यथार्थवाद की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप में पुनर्कथन का प्रयास है। यानी यथार्थवाद को जो है साइंटिफिक मोड में ले जाने के लिए हुई नव यथार्थवाद कहा जाता है। आप देख सकते हैं नव यथार्थवाद 1960 तथा 1970 के दशक में मार्गेंथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद की ही पुनर्व्याख्या है और यह अमेरिकी सामाजिक विज्ञान परंपरा में यथार्थवाद का क्रमबद्ध विवरण है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विश्व राजनीति के नए ढांचे में यथार्थवाद की पुनर्स्थापना है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतवादियों को क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इमैनुअल कांट आ जाएंगे, उसके बाद एंटोनियो ग्राम्सी आ जाएंगे जिन्होंने हेजेमनी सिद्धांत दिया था, और उसके बाद अपना रिनाल्ड नीबूर आ जाएंगे और अंत में रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं टाइम पीरियड इनका इमैनुअल कांट का 1724 से 1804 में और एंटोनियो ग्राम्सी का 1891 से 1937 है। उसके बाद रिनाल्ड नीबूर और रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स हैं। आप इनका टाइम पीरियड देख सकते हैं। अगला हमारा रेजन डी इटेट से क्या अभिप्राय है। तो रेजन डी इटेट से जो है संबंध है राष्ट्रीय हित। ठीक है, रेजन डी इटेट का मतलब है कि पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, राष्ट्रीय हित को। ठीक है, रेजन डी इटेट से अभिप्राय है कि राष्ट्रीय हित से है। अगला क्वेश्चन हमारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की अपेक्षा होती है कि। तो संरचनात्मक जो समायोजन कार्यक्रम की अपेक्षा किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गरीब देशों की सरकारों को निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपायों को अपनाना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी वर्तमान के हालातों को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा निजीकरण को ही प्राथमिकता दी जा रही है, यानी देश जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की अपेक्षा होती है कि गरीब देशों की सरकारों को निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपायों को अपनाना चाहिए। अगला है हमारा मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया, वे हैं। तो मार्टिन वेट ने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया था वो थे यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। ठीक है, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जिन 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया वे हैं, पहला है यथार्थवाद, दूसरा है बुद्धिवाद और तीसरा है क्रांतिवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसका पहला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण क्यों है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण इसलिए है। देखिए आप, स्थायी सदस्यता के विस्तारण के कारण निर्णय लेने में कमी होना पहला कारण। दूसरा कारण है कोई भी वर्तमान स्थायी सदस्य अपने पद को छोड़ने के इच्छुक नहीं होते हैं। ठीक है, जो एक बार मिल गया वो उसी पर रहना चाहते हैं। अगला है किसी भी संभाव्य नए स्थायी सदस्यों के लिए अविवादास्पद केस बनाना मुश्किल होता है। ये तीनों कारण जो है सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला है हमारा वर्ष 1955 में आयोजित बैंडुंग परिषद में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो बैंडुंग जो सम्मेलन हुआ था उसमें 29 अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, 1955 में आयोजित बैंडुंग परिषद। ठीक है, बैंडुंग सम्मेलन या फिर परिषद में 29 अफ्रीकी एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों और समझौतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो 63 वाला क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। अगला है हमारा भारत सोवियत मित्रता संधि। तो भारत सोवियत जो मित्रता संधि होती है 1971 में होती है, जब पाकिस्तान हम पे हमला करता है और उसके सपोर्ट में यूएसए अपना 7 बेड़े को जो है बे ऑफ बंगाल में उतार देता है। उसी समय हम रसिया के पास जाते हैं और मित्रता की संधि को स्वीकार करते हैं और रसिया हमारे सपोर्ट में आता है। और शिमला समझौता है 1971 से, और भारत यूएस परमाणु संधि का संबंध 2008 से हो जाएगा। अगला है SORT, शॉर्ट का विस्तृत रूप बताइए। ठीक है, तो शॉर्ट जो है इसका है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शॉर्ट फर्स्ट और शॉर्ट सेकंड भी है भी इसमें। तो शॉर्ट का विस्तृत रूप जो है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी है। यह यूएसए और रसिया के मध्य 2002 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है। ठीक है, तो सही कौन सा है पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। भारत इसका विरोध करता है, भारत ने सिग्नेचर नहीं किए हैं, इसीलिए भारत को परमानेंट जो सदस्यता संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं मिल पा रही है। अगला है हमारा, चीन ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो दूसरा भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। भारत और पाकिस्तान ने इसमें सिग्नेचर नहीं किए हैं, इसीलिए सदस्यता नहीं मिल पा रही है। और अगला है हमारा, एनपीटी पर ईरान नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं। तो एनपीटी पर ईरान और नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं, तो फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। तो यानी तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एनपीटी पर 178 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, क्यूबा ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है हमारा, भारत इसलिए इसका सिग्नेचर नहीं करता क्योंकि भारत इसको एक विरोधाभासी जो है नीति मानता है। ठीक है, भेदभावपूर्ण नीति मानता है, इसलिए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें जो कौन से सही है पूछ रहा है। पहला है, भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य है, यानी IORARC। ठीक है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है पहला। दूसरा है, IORARC पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है, तो इसके भाई पाकिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है, बिल्कुल स्पेसिफिक जोन के लिए है, तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा है आपका, हिंद महासागर में जल दस्युता नहीं है, ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यानी IORARC का गठन जो है 1997 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में किया गया है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है और इसका जो है पोर्ट लुइस भी इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस की राजधानी। और 3 महाद्वीपों यानी एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के 14 देश यानी 14 देशों ने, जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अफ्रीका आदि इसमें शामिल हैं। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है हिंद महासागर, ठीक है, ओशियन सी के देशों के में क्षेत्रीय सहयोग तथा अंतर महाद्वीपीय व्यापार को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन हमारा, बुराई की धुरी एक उक्ति है जिसका प्रयोग जानबूझकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में किसका बोध करवाने के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, उत्तर कोरिया और इराक के लिए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बुराई की धुरी एक उक्ति है जिसका प्रयोग जानबूझकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में ईरान, उत्तर कोरिया और इराक के लिए किया था, और अमेरिका ने इन राष्ट्रों को आतंक के पर्याय के रूप में परिभाषित किया था, यानी आतंक की उत्पत्ति इन्हीं को माना है। अगला क्वेश्चन है, द गुड बोटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द गुड बोटमैन जो नामक पुस्तक लिखी थी वो राजमोहन गांधी के द्वारा लिखी गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं द गुड बोटमैन नामक पुस्तक के लेखक राजमोहन गांधी हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों का सही कालक्रम बताइए। तो इसे क्रम में लगाने की बात कर रहा है, लेखक और पुस्तक दिए गए हैं तो देख लेते हैं। पहला है रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, तो रिचर्ड एटनबरो ने लिखी थी पुस्तक, जो लिखी थी गांधी फाइटर विदाउट ए सोड। ठीक है, विदाउट ए सोड जो पुस्तक लिखी थी एटनबरो के द्वारा लिखी गई थी। ए का फोर्थ हो जाएगा। बी है लुई फिशर। लुई फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखी थी। ठीक है, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। और E.H. इरक्सन के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था गांधी ट्रुथ। तीसरे का तीसरा हो जाएगा। और अंत है हमारा जे एटोन के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो इन सर्च ऑफ गांधी लिखी गई थी। आप इसको एक बार और मिलान कर सकते हैं। जे एटोन का संबंध आपका गांधी फाइटर विदाउट ए सोर्ड, लुई फिशर द गांधी ऑफ महात्मा गांधी, E.H. इरक्सन ने गांधी ट्रुथ की बात करते हैं, रिचर्ड एटनबरो ने इन सर्च ऑफ गांधी की बात की थी। अगला हमारा, राष्ट्रीय अभिजन और केंद्र के विकास में आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का स्वतः निषेध नहीं करता है, यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है अतुल कोहली के द्वारा। अतुल कोहली इंपॉर्टेंट है, अतुल कोहली से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इनकी बुक्स भी नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अभिजन और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का स्वतः निषेध नहीं करता है, यह कथन किसका है? अतुल कोहली का है। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। लैंग्वेज यानी भाषा, रिलीजन यानी धर्म, और पॉलिटिक्स की बात जो करते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल ब्रास के द्वारा। लैंग्वेज, रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात करते हैं पॉल ब्रास। अगला है पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशन की बात करते हैं मायरन वीनर। और अगला हमारा द पेनफुल ट्रांसिशन वारगोइस डेमोक्रेसी इन इंडिया की बात करते हैं अचिन वनाइक। ठीक है, अचिन वनाइक। और अगला हमारा इंडिया इन ट्रांसिशन फ्रीइंग द इकोनॉमी। फ्रीइंग द इकोनॉमी की बात की है जगदीश भगवती के द्वारा, यानी डी का फोर्थ हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके एक बार, लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पॉल ब्रास हो जाएंगे, पार्टी बिल्डिंग ए न्यू नेशन की बात मायरन विनर करते हैं, द पेनफुल ट्रांसिशन बारगोइस डेमोक्रेसी इन इंडिया की बात अचिन वनाइक करते हैं, और इंडिया इन ट्रांसिशन फ्रीइंग द इकोनॉमी की बात जो है जगदीश भगवती के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन फिर हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, पुस्तक और लेखकों से संबंधित है, तो इसे भी देख लेते हैं। पहला है हमारा दलित विजिन्स द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं गेल आमवेट। ए का तीसरा हो जाएगा। और अगला है हमारा पेजेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो पेजेंट मूवमेंट इन इंडिया की बात करते हैं D.N. धनागरे, इसका बी का फोर्थ हो जाएगा। और सी वाला हमारा फॉरेन आइडेंटिटीज जेंडर कम्युनिटीज एंड द स्टेट की बात करते हैं जोया हसन, सी का पहला हो जाएगा। और लास्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया की बात करते हैं वी वेंकटेशन, इसका दूसरा हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बुक है, थोड़ा सा हार्ड है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। प्लीज़ सूची वाले क्वेश्चनों को आराम से देखिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, और नेट में और खासकर PGT में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप लेखक और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मिलाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। पहला है हेडले बुल। तो हेडले बुल के द्वारा एनार्कियल सोसाइटी की बात की गई थी। ठीक है, अनार्कियल सोसाइटी बुक लिखी गई थी, तो ए का तीसरा हो जाएगा। और नोम चॉम्स्की, आपको पता है नोम चॉम्स्की द्वारा फेल्ड स्टेट्स की बात की गई है, बी का पहला हो जाएगा। और उसके बाद रॉबर्ट कापलान जो है, रॉबर्ट कापलान किसकी बात करते हैं? मानसून की। और केनेथ वॉल्डिंग के द्वारा किसकी बात की है? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस की बात की गई है।
आप इसे एक बार और देख सकते हैं। हेडलेबुल का संबंध अनार्कियल सोसाइटी से हो जाएगा। नोम चॉम्स्की द्वारा फील्ड स्टेट्स की बात करते हैं। रॉबर्ट कापलान मानसून की बात करते हैं। केनेथ बोल्डिंग के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस की बात की गई है। अगला है हमारा आरएमए से क्या अभिप्राय है। तो आरएमए का संबंध है रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरएमए से अभिप्राय है रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन है, अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है। अब से इसका उद्देश्य इनसे बचना होगा। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा था बर्नार्ड ब्रोडी के द्वारा। ठीक है। और आज की घटना आपको पता है, एसयू की बैठक में मोदी जी ने भी पुतिन को कहा है कि यह अब समय युद्ध का नहीं है, यह समय किसका है? शांति का समय है। तो बर्नार्ड ब्रोडी ने कहा था कि अब हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है अब तक, लेकिन अब से इसका मुख्य उद्देश्य इनसे बचना होगा। अर्थात एक प्रकार से शांति स्थापना की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं, अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, लेकिन अब से इसका मुख्य उद्देश्य इससे बचना होगा। यह कथन बर्नार्ड ब्रोडी का है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।